मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवीएन से मेड सिंपल के इस चैनल में। सो फ्रेंड्स, ये हमारा 2000 MCQ सीरीज़ का पार्ट 2 लेक्चर है। पहले पार्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक डिस्कस किया था। आज हम लोग यूनिट 5 से यूनिट 8 तक के मैक्सिमम इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल पर क्विक रिविजन सेशन भी अवेलेबल है हर एक मॉड्यूल का, जिसका आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको वन लाइनर सीरीज भी मिल जाएगा, उसका भी हेल्प ले सकते हैं। सारे वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। बताइए, डायरेक्टिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? गाइडिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग जो है डायरेक्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है आपसे कि डायरेक्टिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। ऑप्शन नहीं कर रहा है, प्रोसेस, एन इंस्टीट्यूशन ऑफ टैक्टिस, ए फंक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो डायरेक्टिंग प्रोसेस भी हो सकता है, टैक्टिस भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, या ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, यानी ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। बताइए दोस्तों, डायरेक्टिंग का कौन सा पार्ट नहीं है? काउंसलिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग। बताइए कौन सा डायरेक्टिंग का पार्ट नहीं है? तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो है डायरेक्टिंग का पार्ट नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों हमारे डायरेक्टिंग के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या की रोल है डायरेक्टिंग का? पहला है कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा है फिलिंग पेपर वर्क, तीसरा है मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, चौथा है डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। बताइए डायरेक्टिंग का की रोल क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डायरेक्टिंग का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्टिंग हेल्प इन अचीविंग, यानी डायरेक्टिंग से आप क्या अचीव करते हैं? पहला कि एम्प्लॉय का डिससेटिस्फैक्शन, दूसरा पर्सनल इंटरेस्ट, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन गोल, चौथा इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्टिंग से दोस्तों हम लोग ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लीडरशिप क्या होता है? व्हाट इज लीडरशिप? सो ऑल दिस क्वेश्चन आर फ्रेम्ड फ्रॉम योर मैकमिलन बुक फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन। दोस्तों मैकमिलन बुक के प्रत्येक पेज से आपको 5 से 10 MCQs मिल जाएंगे, और जितना नंबर ऑफ पेज है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना MCQs है हमारे पास, विच इज मोर देन 2000 प्लस MCQs। नाउ क्वेश्चन इज लीडरशिप क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग अदर टू वर्क टुवर्ड अ कॉमन गोल, अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल, अ प्रोसेस ऑफ डेलीगेटिंग टास्क टू टीम मेंबर, अ प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर। दोस्तों लीडरशिप होता है कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंस्पायर करते हैं दूसरे को कि वो एक कॉमन गोल की ओर काम करें। सो फ्रेंड्स, लीडरशिप के बारे में हमने समझा व्हाट इज लीडरशिप बेसिकली। सो लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग अदर टू वर्क टुवर्ड अ कॉमन गोल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, बजटिंग। बताइए दोस्तों डायरेक्टिंग का कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो दोस्तों सही जवाब है बजटिंग। बजटिंग जो है डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है, बाकी लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन ये सभी डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? पहला है कि डायरेक्टिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को, दूसरा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को अकोमोडेट करता है, तीसरा है कि एम्प्लॉय को सुपरवाइज करना, चौथा है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है दोस्तों कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक चेंजेस को अकोमोडेट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डायरेक्टिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या प्रोसेस है रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने का ताकि हम ऑब्जेक्टिव को एक रियलिटी बना सकें। पहला है लीडरशिप, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है कम्युनिकेशन, चौथा है दोस्तों सुपरविजन। दोस्तों सही जवाब है इसका लीडरशिप। लीडरशिप एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि आप एक ऑब्जेक्टिव को रियलिटी बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट एंड इंकरेजिंग एम्प्लॉय टू वर्क टुवर्ड अ कॉमन गोल। यानी डायरेक्टिंग का कौन सा एलिमेंट है जिसमें आप एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं और एम्प्लॉय को इंकरेज करते हैं कि वो कॉमन गोल की ओर काम करे? लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन। सही जवाब है दोस्तों इसका मोटिवेशन। तो मोटिवेशन एक ऐसा एलिमेंट है डायरेक्टिंग का जहाँ पे आप पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और एम्प्लॉय को इंकरेज करते हैं कि वो कॉमन गोल की ओर काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ट्रेट है जिसको एसेंशियल लीडरशिप स्किल माना जाता है? पहला ट्रांसपेरेंसी, दूसरा इनकरेजिंग रिस्क टेकिंग, तीसरा दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिंग रेजिलियंस, चौथा एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। दोस्तों सही जवाब है इसका एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, इसे ही माना जाता है दोस्तों लीडरशिप स्किल। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पास लोगों दोस्तों 150 से प्लस MCQs हैं इस पार्टिकुलर यूनिट से। आप देख सकते हैं जितने भी बुक में जितने भी लाइन दिए गए सभी से MCQ फ्रेम किया गया। यदि आप इतना MCQs कर लेते दोस्तों तो इसके अलावा आने की कुछ संभावना ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा दोस्तों सबका वीडियोज एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। सो इफ यू वांट टू अवेल सच टाइप ऑफ MCQ PDF, प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल हाउ टू एक्सेस दिस कोर्स।
नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर यूनिट नंबर 6 विच इज कंट्रोलिंग। गलती से ऑर्गेनाइजिंग यहाँ लिखा गया है, प्लीज ओमिट इट। सो इट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर की कौन सी जिम्मेवारी नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? पहला प्लानिंग, दूसरा स्टाफिंग, तीसरा ऑर्गेनाइजिंग, चौथा गाइडिंग। करेक्ट आंसर है चौथा, गाइड करना। गाइड करना मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल पे डायरेक्शन प्रेजेंट होता है। बताइए डायरेक्शन किस लेवल रिप्रेजेंट होता है? पहला है कि ओनली एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है कि ओनली एट द मिडिल लेवल, तीसरा है कि लोअर लेवल, चौथा है कि हर एक लेवल। बताइए अपने ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल पे डायरेक्शन प्रेजेंट होता है? तो सही जवाब है दोस्तों प्रत्येक लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल होते हैं सभी पे डायरेक्शन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या डायरेक्शन वन टाइम एक्टिविटी है? नहीं, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है डायरेक्शन। दोस्तों पूछा जा रहा है कि फ्रॉम विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग फ्लो डाउन। यानी जो डायरेक्टिंग का प्रोसेस है वो किस मैनेजमेंट के किस लेवल पे से नीचे गिरता है? जैसे कि फ्रॉम द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फ्रॉम द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल, फ्रॉम द मिडिल लेवल टू द टॉप लेवल। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी कि टॉप लेवल से लोअर लेवल से तक जो है डायरेक्टिंग का जो प्रोसेस है प्रोसेस फ्लो डाउन फॉल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्यों डायरेक्टिंग एक क्रूशियल रोल है ऑर्गेनाइजेशन में। वाई इज डायरेक्टिंग अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजेशन? पहला है क्योंकि ये मैनेजर को हेल्प करता है इफेक्टिवली प्लान करने में, दूसरा है ये मैनेजर को हेल्प करता है इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करने में, तीसरा है बिकॉज ये इंश्योर करता है कि वर्क जो है एम्प्लॉय कंप्लीट करेंगे और दोस्तों फर्म की एक्सपेंशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। चौथा ऑप्शन है कि बिकॉज इट हेल्प मैनेजर कंट्रोल इफेक्टिवली। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डायरेक्टिंग एक क्रूशियल रोल ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए क्योंकि ये इंश्योर करता है कि वर्क जो है एम्प्लॉय के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा और ये फर्म के एक्सपेंशन में कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि जिससे कंट्रोलिंग एसोसिएटेड है? ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग। सही जवाब है दोस्तों इसका प्लानिंग। याद रखिएगा कि जो कंट्रोलिंग है वो प्लानिंग से एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कंट्रोलिंग प्रोसेस का मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस? पहला है टू इंश्योर दैट प्लान आर एस्टैब्लिश, टू एस्टैब्लिश ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तीसरा है टू इवैल्यूएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, चौथा है टू चेक वेदर सर्टेन क्राइटेरिया आर बीइंग मेट। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, ये चेक करना कि कुछ क्राइटेरिया मीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कंट्रोलिंग का मेन पर्पज है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला है कि ये नंबर ऑफ एरर को कम करता है, ये प्लान को, ये फ्यूचर के लिए प्लान को स्टैब्लिश करता है, ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, ये इसके अंदर एम्प्लॉय के रोल को इस्टेब्लिश करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है। दोस्तों सही जवाब है इसका कि ये जो है नंबर ऑफ एरर को कम करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या रिलेशनशिप है कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजेशन गोल के बीच में? सो ऑर्गेनाइजेशन गोल और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है? दिस क्वेश्चन है बीन आस्क्ड। पहला है कि कंट्रोलिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल से रिलेटेड ही नहीं है, तो बी कर रहा है कि कंट्रोलिंग डेट्रीमेंटल है ऑर्गेनाइजेशन गोल के अकम्प्लिशमेंट से, सी कर रहा है कि कंट्रोलिंग बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन गोल के अकम्प्लिशमेंट से, कंट्रोलिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन गोल पे। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोलिंग बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन गोल के अकम्प्लिशमेंट से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच स्टेप इज नेसेसरी। कौन सा स्टेप जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस हो सके, ताकि अपने कंट्रोल फंक्शन को कैरी आउट कर सके। यानी कंट्रोल फंक्शन को कैरी आउट करने में कौन सा स्टेप जरूरी है फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? पहला है कि डिसिप्लिनिंग एम्प्लॉय, दूसरा है कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, तीसरा है प्लान को इस्टेब्लिश करना, चौथा है एम्प्लॉय को मोटिवेट करना। सही जवाब है दोस्तों प्लान को इस्टेब्लिश करना। प्लान को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, ताकि कंट्रोल फंक्शन को प्रॉपर्ली कैरी आउट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, व्हाट डज कंट्रोलिंग डू टू द अवेलेबल रिसोर्स। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो अवेलेबल रिसोर्स है उसके लिए कंट्रोलिंग क्या करता है? पहला है कि ये कम कर देता है अवेलेबल रिसोर्स के अमाउंट को, दूसरा है कि ये एफिशिएंट यूज़ करता है अवेलेबल रिसोर्स को, तीसरा है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है अवेलेबल रिसोर्स पे, चौथा है कि अवेलेबल रिसोर्स को वेस्ट करता है। सही जवाब है दोस्तों इसका कि ये मोस्ट एफिशिएंट यूज करता है अवेलेबल रिसोर्स का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मेन एडवांटेज है कंट्रोलिंग का एज अ मैनेजमेंट टूल। बताइए कंट्रोलिंग का क्या मेन एडवांटेज है मैनेजमेंट फंक्शन के रूप में? पहला है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, दूसरा है कि फीडबैक प्रोवाइड करता है डेटा इंप्रूवमेंट के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तीसरा है कि ये बेटर कोऑर्डिनेशन में रिजल्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और लास्ट है कि ये सुपरविजन को सिंप्लीफाई करता है और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में हेल्प करता है। तो दोस्तों कंट्रोलिंग एज ए मैनेजमेंट फंक्शन इसका मेन एडवांटेज ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में ये हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंट्रोलिंग का लिमिटेशन है। पहला है कि दोस्तों ये कॉस्टली है इंप्लीमेंट करना, खासकर स्मॉलर फॉर्म में। दूसरा है कि ये फीडबैक प्रोवाइड करता है डेटा इंप्रूवमेंट के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तीसरा है कि इसके कारण बेटर कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चौथा है ये सिंप्लीफाई करता है सुपरविजन को और हेल्प करता है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। सही जवाब है दोस्तों, कंट्रोलिंग का लिमिटेशन ये है कि ये इंप्लीमेंट करना कॉस्टली होता है, खासकर स्मॉलर फॉर्म में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, विच टाइप ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट, कौन सा कंट्रोल मैनेजमेंट होता है दोस्तों जो कि बेस्ड होता है फीडबैक रिसीव्ड आफ्टर द एक्टिविटी हैज टेकन प्लेस। यानी एक्टिविटी गतिविधियां हो गई, उसके बाद जो फीडबैक रिसीव हुआ उसके बेसिस पे कौन सा कंट्रोल मैनेजमेंट बेस्ड होता है। फीडबैक कंट्रोल, प्रोएक्टिव कंट्रोल, कंकरेंट कंट्रोल, रिएक्टिव कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोस्तों हमने वीडियो लेक्चर में सभी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया है कि फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, प्रोएक्टिव कंट्रोल क्या होता है। हमारे वीडियो लेक्चर का भी आप हेल्प ले सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए। दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं आप लगभग 100+ MCQs अवेलेबल हैं इस पार्टिकुलर यूनिट से, जिसका आप हेल्प ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। यदि आपको इस तरह के MCQs PDF की रिक्वायरमेंट है, वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। फ्रेंड्स मॉड्यूल बी में हम लोग यूनिट नंबर 7 के MCQs को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि फाइनेंस का क्या पर्पस है बिजनेसेस में, बताइए फाइनेंस का पर्पस क्या है। पहला है कि अपने ऑपरेशन को इस्टेब्लिश करना और रन करना। दूसरा है कि दोस्तों एम्प्लॉय को हायर करना, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय को। तीसरा कह रहा है कि प्रॉफिट बढ़ाना। चौथा कह रहा है एक्सपेंस घटाना। दोस्तों सही जवाब है कि अपने ऑपरेशन को इस्टेब्लिश करना और रन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजनेस में फाइनेंस कौन प्रोवाइड कर सकता है। पहला है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा है ऑनर या प्रमोटर। तीसरा है एम्प्लॉय। चौथा है कस्टमर। ऑब्वियस सी बात है ऑनर और प्रमोटर ही फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे बिजनेस में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिज फाइनेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिज फाइनेंस। ऑप्शन ए कर रहा है दोस्तों कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो कि बैंक प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म लोन जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है, एक लोन जो कि फ्रेंड या फैमिली प्रोवाइड करती है, एक फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है ताकि गैप को फिल कर सकें फंड रिक्वायरमेंट और एक्चुअल रिलीज के बीच में। सही जवाब है दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर डी। ब्रिज फाइनेंसिंग एक फाइनेंस होता है जो कि गैप को फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए नाम इसका पड़ा है ब्रिज फाइनेंस। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है दोस्तों, एक नॉर्म होता है जो कि डिटरमाइन करता है कितना इक्विटी प्रमोटर के पास कंट्रीब्यूट करे और कितना वो बोरो करे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए। फिर बी कर रहा है कि कितना डेब्ट एक बिजनेस ऑ करता है अपने क्रेडिटर को। सी कर रहा है कितना इक्विटी एक बिजनेस के पास है। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। एक फाइनेंस जिससे आप गैप को मैनेज कर सकते हैं करंट एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच में। एक फाइनेंस जिससे आप लॉन्ग टर्म एसेट को परचेज कर सकते हैं। एक फाइनेंस जिसको डेब्ट को पे ऑफ कर सकते हैं। एक फाइनेंस जिससे आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। सही जवाब है दोस्तों वर्किंग कैपिटल फाइनेंस एक ऐसा फाइनेंस है जिससे आप गैप को मैनेज कर सकते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के बीच में। क्लीन फाइनेंस क्या होता है, क्लीन फाइनेंस के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा फाइनेंस जो कि एक्सपेंसिव होता है और ज़्यादा सिक्योर होता है लेंडर के लिए। बी कर रहा है कि एक ऐसा फाइनेंस जो कि जिसमें कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सी कर रहा है कि एक ऐसा फाइनेंस जिसको ऑफर किया जाता है बोरोवर को जिसके पास पुअर क्रेडिट हिस्ट्री है। सही जवाब है दोस्तों कि क्लीन फाइनेंस एक ऐसा फाइनेंस होता है जो कि एक्सपेंसिव होता है और लेंडर के लिए ज़्यादा सिक्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉर्पोरेट पे, यानी कॉर्पोरेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है वो इनमें से कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है। पहला है बैलेंस शीट, परफॉर्मेंस, प्रोबेबिलिटी, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पास सर्विसिंग एंड रिपेमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग। दूसरा कर रहा है साइज ऑफ लोन, बोरोवर्स एज, इंडस्ट्री द बोरोवर ऑपरेटिंग। तीसरा कर रहा है बोरोवर्स इनकम, पर्पज ऑफ द लोन एंड बोरोवर्स एजुकेशन लेवल। चौथा कर रहा है बोरोवर नेशनैलिटी, टाइप ऑफ कोलेटरल ऑफर्ड एंड लेंडर प्रेफरेंस। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैलेंस शीट, परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पास सर्विसिंग, ये सही फैक्टर डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो कि कॉर्पोरेट पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस है बिसाइड्स क्लीन फाइनेंस। तो क्लीन फाइनेंस के अलावा और कौन कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस है। पहला है बोरोइंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पर्पज बाय ऑफरिंग सिक्योरिटी सच एज फिक्स्ड एंड करंट एसेट। बी का रहा है सिक्योर लोन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड। सी का रहा है क्राउड फंडिंग कैंपेन। डी का रहा है दोस्तों सेलिंग इक्विटी शेयर टू द पब्लिक। तो दोस्तों क्लीन फाइनेंस के अलावा जो अदर सोर्स ऑफ फंडिंग है उसमें है सबसे पहले कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बोरो कीजिए, शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए बोरो कीजिए। कैसे सिक्योरिटी को ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड और करंट एसेट की सिक्योरिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाई डू लार्ज बोरोवर ऑफन गो फॉर रेगुलर रेटिंग एक्सरसाइज। जो बड़े बड़े बोरोवर्स होते हैं वो रेटिंग एक्सरसाइज में क्यों जाते हैं। पहला है कि बेस डील को अवेल करने के लिए। दूसरा है कि क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने के लिए। तीसरा है कि हाई अमाउंट ऑफ लोन को सिक्योर करने के लिए। चौथा है ताकि आप जो लोन पे इंटरेस्ट पे करना is the amount of money borrowed from a bank. Option B is the amount invested in a business that is owned by a promoter. Option C is the profit earned by a business over a period of time. Option D is total asset of a business. तो दोस्तों इक्विटी कैपिटल क्या होता है कि कितना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया जो कि प्रमोटर के द्वारा खरीदा गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इक्विटी क्या रिप्रेजेंट करता है।
पहला ऑप्शन कह रहा है कि कितना पैसा ऑनर ने बोरो किया है बिजनेस के लिए। दूसरा कह रहा है कि जो प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस एंड टेकन अवे बाय द ऑनर, यानी दोस्तों बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया और ऑनर ने कितना टेक अवे किया। फिर तीसरा कह रहा है कि कितना ऑनर ने इन्वेस्ट किया और कितना प्रॉफिट अर्न किया लेकिन अभी तक टेक अवे नहीं किया। और चौथा कह रहा है कि बिजनेस का लायबिलिटी कितना है। दोस्तों इक्विटी रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन नंबर सी को, यानी कितना पैसा ऑनर ने इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट कितना अर्न किया लेकिन अभी तक पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेक अवे नहीं किया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ऑरिजिन है इक्विटी कैपिटल का। इक्विटी कैपिटल का क्या ऑरिजिन है दोस्तों, कहाँ से ऑरिजिनेट होता है। पहला है कि इट ऑरिजिनेटेड विद द अराइवल ऑफ कॉर्पोरेट के अराइवल से ऑरिजिनेट हुआ। दूसरा है कि बैंक के अराइवल से ऑरिजिनेट हुआ। तीसरा है कि इंश्योरेंस कंपनी के अराइवल से ऑरिजिनेट हुआ। ऑब्वियस ही बात है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कॉर्पोरेट के अराइवल से इक्विटी कैपिटल ऑरिजिनेट हुआ। इक्विटी कैपिटल का फीचर्स क्या होता है दोस्तों, ये सवाल पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी कैपिटल। दोस्तों बताइए, पहला कह रहा है कि इसको इक्विटी शेयर के यूनिट में डिवाइड करते हैं, प्रत्येक सेम वैल्यू होता है, इसे नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। ये होल्डर को फाइनेंशियल राइट प्रोवाइड करता है, राइट टू इनकम डिविडेंड एंड राइट टू रिटेनिंग सरप्लस एसेट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। बी कह रहा है कि इसको हम डेब्ट से शेयर में डिवाइड करते हैं। ऑब्वियस बात है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कॉमन डॉक्यूमेंट है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर को अवॉइड करेंगे। पहला है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज, कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज कर रहा है। दूसरा कर रहा है दोस्तों मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तीसरा कर रहा है आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चौथा कर रहा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बताइए कौन सा कॉमन डॉक्यूमेंट है जिससे इक्विटी शेयर होल्डर अवॉइड करेंगे। सही जवाब है दोस्तों एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इक्विटी शेयर को कैन इक्विटी शेयर भी प्राइस एट डिस्काउंट। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन ए इज ट्रू, यानी इक्विटी शेयर को आप डिस्काउंट पे प्राइस कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से एमसीक्यू फ्रेम किया गया है ना, तो आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप एमसीक्यू ही केवल देख ले आपका कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। और दोस्तों 100+ एमसीक्यूज है, मतलब एमसीक्यूज इतने हैं कि आपको उतना ही कर लें तो मोर देन सफिशिएंट है। यदि आपको इस तरह की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे नंबर शोन ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं। दोस्तों देयर आर ऑलमोस्ट 100+ एमसीक्यूज विच आर अवेलेबल फ्रॉम दिस यूनिट। Now let's continue to our unit number 8 and let's see few questions from unit number 8। पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिव लीवरेज क्या होता है बिजनेस में। पहला ऑप्शन है कि इट एनहांस, ये हमारे अर्निंग पर शेयर को बढ़ाता है बिना शेयर होल्डर को ज़्यादा पैसा लिए हुए बाय द बोरिंग फंड। दूसरा कह रहा है कि एसेट को एक्वायर करना जो कि बिजनेस में वैल्यू एडिशन करेगा। तीसरा कह रहा है कि डेब्ट को यूज़ करना ताकि रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ा सकते हैं। चौथा कह रहा है कि डेब्ट को यूज़ करना ताकि रिटर्न ऑन इक्विटी को घटा सकते हैं। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कि डेब्ट को यूज़ करना ताकि रिटर्न ऑन इक्विटी को घटा सकते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है बिजनेस में। फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप अर्निंग पर शेयर को इन्हांस करें बिना शेयर होल्डर को ज़्यादा पैसा लाए हुए फंड को बोरो करके। तीसरा कह रहा है कि एसेट को एक्वायर करना जो कि बिजनेस में वैल्यू एडिशन करेगा। तो तीसरा कह रहा है कि डेब्ट को यूज़ करना ताकि रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ा सकें। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कि डेब्ट को यूज़ करना ताकि रिटर्न ऑन इक्विटी को घटा सकें। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कि आप अर्निंग पर शेयर को बढ़ाइए बिना शेयर होल्डर को पैसा लिए हुए बोरोइंग फंड को बोरो किए हुए। दोस्तों फाइनेंशियल लीवरेज को कैसे बिजनेस में यूज़ किया जाता है, तो फाइनेंशियल लीवरेज को बिजनेस में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन को जरा देखते हैं। पहला कर रहा है कि एसेट को एक्वायर करना जो कि बिजनेस में वैल्यू एडिशन करेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाना, रिटर्न ऑन इक्विटी को घटाना, शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एजम्पशन बिहाइंड यूजिंग डेब्ट इन अ फाइनेंशियल लीवरेज, यानी फाइनेंशियल लीवरेज में डेब्ट को यूज करने से पीछे क्या एजम्पशन है। पहला है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड है वो एडेड वैल्यू से ज़्यादा होता है। दूसरा है कि कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड जो है वो एडेड वैल्यू के इक्वल होता है। तीसरा है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड है वो एडेड वैल्यू से कम होता है। और चौथा है कि जो एडेड वैल्यू है वो बोरोड फंड से अफेक्टेड नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल लीवरेज को यूज़ करने के पीछे एजम्पशन ये है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड है वो एडेड वैल्यू से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या पोटेंशियल रिस्क है एक्सेसिव बोरोइंग का फाइनेंशियल लीवरेज के केस में, यानी फाइनेंशियल लीवरेज के केस में आप यदि एक्सेसिव बोरो कर रहे हैं तो उसका रिस्क क्या है। ईपीएस में बढ़ना, ईपीएस में घटना, शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट में बढ़ना, शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट में घटना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि ईपीएस में घटना, राइट, सॉरी बी, ईपीएस घटेगा, अर्निंग पर शेयर घटेगा। एक्सेसिव बोरोइंग यदि करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज में तो आपका अर्निंग पर शेयर घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड है जिससे आप फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला कह रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, दूसरा कह रहा है डेब्ट टू इनकम रेशियो, तीसरा कह रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डी कह रहा है ऑल द अबव। सही जवाब है दोस्तों इसका डेब्ट टू इनकम रेशियो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैसे फाइनेंशियल लीवरेज इफेक्ट करता है रिटर्न ऑन इक्विटी को, ये हमेशा इन्हांस करता है रिटर्न ऑन इक्विटी को, ये एडवर्सली इफेक्ट करता है रिटर्न ऑन इक्विटी को, ये एडवर्सली इफेक्ट करता है रिटर्न ऑन इक्विटी को बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, और डी कर रहा है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये एडवर्सली इफेक्ट करता है रिटर्न ऑन इक्विटी को।
सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम लीवरेज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम लीवरेज। सो ऑप्टिमम लीवरेज के बारे में बताया जा रहा है कि ये मिक्स है इक्विटी और डेब्ट का, जो कि डिटरमाइन किया जाता है रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। ये मिक्स है इक्विटी और डेब्ट का, जो कि डिटरमाइन किया जाता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट से। ये एक मिक्स्ड है इक्विटी एंड डेब्ट का, जो कि डिटरमाइन किया जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। डी करा नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्टिमम लीवरेज एक मिक्स है इक्विटी और डेब्ट का, जो कि डिटरमाइन किया जाता है रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे डिग्री ऑफ लीवरेज को कैलकुलेट करेंगे, हाउ DOL इज कैलकुलेटेड, राइट। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि एस्टैब्लिशिंग कोरिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू बाय एस्टैब्लिशिंग कोरिलेशन बिटवीन नेट इनकम एंड इंटरेस्ट बाय एस्टैब्लिशिंग कोरिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस। डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस के बीच में कोरिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे तब आप DOL निकाल सकते हैं, यानी डिग्री ऑफ लीवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विटी मल्टीप्लायर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी मल्टीप्लायर। एक मेथड है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनेंशियल लीवरेज को। एक मेथड है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी को। एक कंपनी के टोटल एसेट का मेजर होता है रिलेटिव टू इक्विटी। नन ऑफ द अबव। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, इक्विटी मल्टीप्लायर एक मेजर है कंपनी के टोटल एसेट का रिलेटिव टू इट्स इक्विटी। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, व्हाट इज DFL। इट इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर टू द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बी कर रहा है कि इट इज रेशियो ऑफ EPS टू EBIT। सी कर रहा है दोस्तों इट इज रेशियो ऑफ EBIT टू EBT। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बेसिकली कितना परसेंटेज चेंज हुआ है आपके EPS में और कितना परसेंटेज चेंज हुआ है आपके EBIT में, इसके बीच का रेशियो होता है हमारा DFL। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि DFL का फॉर्मूला बता दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देखिए डेल्टा EPS अपॉन EPS डिवाइडेड बाई डेल्टा EBT अपॉन EBIT। DFL को आप रेशियो में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, EBIT अपॉन EBT, EPS अपॉन EBIT। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है EBIT अपॉन EBT। दोस्तों ये हमारा न्यूमेरिकल वाला यूनिट है, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा है वहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल लेके एक चीज़ को समझाया है। तो आप इस तरह के PDF की दोस्तों यदि आपको रिक्वायरमेंट है, इफ़ यू नीड सच टाइप ऑफ PDF यू कैन गेट by WhatsApp me on the number shown on the screen. Okay, so in this type of questions you can see all the thing have been explained in a simple way. So this was our part 2 lecture of 2000 series session. अगला लेक्चर मैं नेक्स्ट दिन लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें इस तरह के वीडियोस का। धन्यवाद।